हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो जैसा कि मैंने पिछली लेक्चर में इलेक्शन प्रोसेस के बारे में बता दिया है आपको बहुत सारी चीज़ें। तो अब मैंने बताया था कि इलेक्शन पे वीडियो 3-4 आ सकती हैं, तो क्योंकि इलेक्शन बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है और इस पे मेंस और प्रीलिम्स दोनों में क्वेश्चन हर एक ईयर आते हैं। मेंस में तो आता ही आता है, ऐसे में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इससे बहुत सारे रिफॉर्म होने हैं इलेक्शन में, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं और प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। तो इस वजह से ये टॉपिक थोड़ा बड़ा हो रहा है। अब हम इसमें देखेंगे कि राजनीतिक दल जो होते हैं तो उन्हें कैसे रिकॉग्नाइज किया जाता है और कैसे उन्हें मान्यता मिलती है। तो ये हम देखेंगे इसमें नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी बनने के क्या क्राइटेरिया है इसमें। और आपने बहुत सारी वीडियो देखा होगा इस सब से रिलेटेड, लेकिन मैं बता दूं कि जितना सिंप्लीफाई करके मैं बता रहा हूँ उससे ज़्यादा आपको नहीं ज़रूरत है। तो इसमें जो नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी का भी मैंने बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया है। तो बहुत सारा वीडियो आप देखेंगे जिसमें आप उतने अच्छे से ये सब चीज़ें नहीं समझ पाते हैं जितनी इजी वे में समझाया जा सकता है। तो वो काफ़ी बड़ा प्रोसेस कर देते हैं आपके लिए और एक वीडियो ही इतना लंबा हो जाता है उनका कि आपको एक नेशनल पार्टी में ही वो वीडियो अपना ख़त्म कर लेते हैं। तो इतना हमें नहीं देखना है, हमें बहुत सारी टॉपिक को कंप्लीट करना है। तो अब मैं बताता हूँ आपको कि चुनाव आयोग का ही ये काम है कि राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना और चुनाव चिन्ह वगैरह ये सब देना उन्हीं का काम है। तो वर्क मैंने बताया था आपको ऊपर, तो जो इसके पहले वाला वीडियो था तो उसमें वर्क मैंने बताया था कि इलेक्शन कमीशन का काम क्या क्या है। तो उसमें ये चीज़ें आपको बताई गई हैं, बहुत सारे चीज़ें। और अब इसमें बताया जाएगा कि इलेक्शन कमीशन का ये भी काम है कि राजनीतिक जो दल होते हैं उनको मान्यता वही देते हैं और उनको चुनाव चिन्ह वगैरह एलोकेट सब वही करते हैं। तो अब हम देख लेंगे कि क्राइटेरिया क्या है राजनीतिक दल बनने का। तो पहला हम देखेंगे इसमें कि नेशनल पार्टी बनने के लिए क्या क्राइटेरिया है। जैसे कि कोई अगर नेशनल पार्टी पूरे भारत लेवल पे नेशनल पार्टी होगा तो उसके लिए क्या क्या उसको फील करना पड़ेगा, तब जाके वो नेशनल पार्टी बन पाएगा, ये देखना है आपको इसमें। तो पहला इसमें है कि चुनाव के कुल वैध जो मत होंगे उसके 6% पाना है उसको, तथा मतलब प्लस में इसमें 4 सीटें पानी होगी उसे। तो लोकसभा का जो भी चुनाव होगा तो उसमें पूरे जो वोट पड़े हैं तो उसमें 6% वोट उनको पाना कंपलसरी है, प्लस 6% वोट तो पाना ही चाहिए उनको और 4 सीट भी मिलनी चाहिए लोकसभा की, तब जाके वो नेशनल पार्टी बन सकते हैं। या फिर दूसरा इसमें कंडीशन क्या है ये भी आप देख लीजिए। तो दो तरह से पा सकते हैं, तो या में कंडीशन है तो दूसरे कंडीशन से भी आप फिल करके पा सकते हैं। लोकसभा के कुल सीटों का 2%, यानी 2% सीट लोकसभा का 11 होगा लगभग। तो ये मैंने लिख भी दिया है यहाँ पे। और यह 3 राज्यों में प्राप्त होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि जो 11 सीट प्राप्त हो तो वो बस एक ही राज्य में आपको प्राप्त हो जाए, ये नहीं होना चाहिए। ये 3 स्टेट में पाना चाहिए, तब जाके आप नेशनल पार्टी बन पाएंगे। तो आम आदमी पार्टी इसी वजह से नेशनल पार्टी नहीं बन पाई, उनको 3 स्टेट में सीट नहीं मिला था 11, इस वजह से वो नेशनल पार्टी नहीं बन पाए। तो आपने नेशनल पार्टी देख लिया। तो ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, तो सिंपल वे में बताना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग हैं इसको काफ़ी डिफिकल्ट बना देते हैं ताकि स्टूडेंट को रटना पड़े, मगअप करना पड़े आपको। ये सिंपली आप 1 से 2 लाइन में समझ गए यहाँ पे। अब हम देख लेते हैं राज्य जो स्टेट पार्टी बनती है उसका क्या क्राइटेरिया है स्टेट पार्टी बनने के लिए। तो इसमें भी वैध जो मत है उसका 6% पाना जरूरी है। और लोकसभा चुनाव में, तो लोकसभा चुनाव में आपको वैध मतों का 6% पाना है। और विधानसभा, मतलब विधानसभा में आपको 2 सीटें प्राप्त करनी है। तो वैध मत जो है उसका 6% पाना है और विधानसभा जो 2 सीट हैं वो आपको विधानसभा में जीतनी है, तब जाके आप स्टेट पार्टी बन सकते हैं। या फिर दूसरा कंडीशन है कि या तो 3% सीट विधानसभा में आप प्राप्त कर लिए या फिर 3 सीट विधानसभा में पा लिए। तो या फिर 3% सीट पा लिए विधानसभा की या फिर 3 सीट पा लिए उस राज्य की विधानसभा में, और जो भी इसमें से ज़्यादा हो तो उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा इसमें। तो यहाँ पे ऐसे आप स्टेट पार्टी बन सकते हैं। तो अब हम देख लिए कि नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी कैसे बना जा सकता है। तो अब मान लीजिए कि कोई नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी बनना चाहे तो अब इसके कुछ फायदे होंगे तभी तो बनना चाहते होंगे कोई, तो वो जानना जरूरी हो जाएगा आपके लिए कि आखिर में फायदे क्या है इसके नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी बनने। तो यहाँ पे ये मैं आपको बता देता हूँ कि आखिर में फ़ायदा क्या है
राजनीति पार्टी का मान्यता मिल जाने से। तो पहला है कि चुनाव चिन्ह प्राप्त और वह कोई और उपयोग नहीं कर सकता। तो आपको चुनाव चिन्ह देखते होंगे, तो जैसे भाजपा को चुनाव चिन्ह मिली है, कांग्रेस को मिला है, और बाकी स्टेट पार्टियों को भी लैंटेन वगैरह, साइकिल छाप, तो ये अब बहुत सारे चुनाव चिन्ह मिले हैं स्टेट पार्टी और नेशनल पार्टी को। तो ये जो चुनाव चिन्ह होते हैं तो वो बस वही यूज कर सकते हैं, बाकी कोई उनका चुनाव चिन्ह यूज नहीं कर सकता है। तो ये एक सिंबल मिल जाता है उन्हें। और दूसरा फायदा क्या होगा उन्हें, तो ये देख लीजिए, जैसे सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो 7 दिन का समय मिलेगा चुनाव में। तो अब मान लीजिए जो पार्टी के सदस्य खड़े हैं इलेक्शन में, तो अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो अब उनको 7 दिन का समय दिया जाता है ताकि आप दूसरे कैंडिडेट को वहां पे खड़ा कर सके फिर से इलेक्शन में। तो ये बस राजनीतिक दल को ही ये सब सुविधाएं मिलती हैं। तो ये आप समझ लीजिए कि उनको फायदा है ये सब। और मुफ्त समय दूरदर्शन या फिर ऑल इंडिया रेडियो पे, तो मुफ्त में आप ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन पे जाके प्रचार कर सकते हैं, बोल सकते हैं, भाषण दे सकते हैं, योजनाओं को अनाउंस कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें उनको मिल जाती हैं मुफ्त में। और वोटर लिस्ट आदि की सूची उनके पास भी रहती है। तो अब किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने वोटर हैं, कितने नए लोग वोटर जुड़ रहे हैं, तो ये सब चीज़ें उनको भी पता रहेगी जो राजनीतिक पार्टी होंगे उनको। और अब यहाँ पे देख लीजिए कि एक बार जब राजनीतिक दल को मान्यता मिल जाती है तो ये मान्यता 10 वर्ष तक रहती है। तो 10 वर्ष बाद फिर से उसको चेक किया जाएगा कि जो कंडीशन वो फिल किए थे वो फिर से फिल कर पा रहे हैं कि नहीं। तो जैसे मान लीजिए कि एक बार में वो बहुत सारा सीट लेके आ गए, जीत के बहुत सारे, लेकिन अब मान लीजिए कुछ दिनों बाद जब 5-10 साल बाद फिर से इलेक्शन हो रहा है तो उनको एक भी सीट नहीं आ रहा है। तो उसको रिकॉग्नाइज करना जरूरी है और उनको फिर से राजनीतिक पार्टी का जो मान्यता मिला था उनसे लिया भी जा सकता है। और अब हम ये सब इलेक्शन कमीशन के काम ही देख रहे हैं। तो काम में अब दूसरा हम देखेंगे तो बहुत सारे मैंने बता भी दिए। तो अब इलेक्शन कमीशन का अगला जो काम है वो है निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन कराना। तो डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो डीलिमिटेशन कराने का इनका ही काम है। तो परिसीमन मतलब समझ जाइए कि जो चुनाव क्षेत्र होते हैं जिसे कॉन्स्टिट्यूएंसी हम बोलते हैं, जैसे कि मान लीजिए लोकसभा का एक क्षेत्र होगा तो बाउंड्री बटा हुआ है कि लोकसभा के जो एक सदस्य होंगे तो उनका बाउंड्री कितना दूर है और कितने दूर के लोग उनको वोट कर सकते हैं और कितने दूर के लोगों के लिए वो काम कर सकते हैं। तो उनका बाउंड्री डिफाइन है। तो मान लीजिए जो लोकसभा के कोई सदस्य हैं ये, तो ये इतने दूर में ही काम करेंगे और इतने दूर के ही लोग उनको वोट देंगे। तो विधानसभा के भी इनसे थोड़ा छोटा होता है क्षेत्र, तो विधानसभा का भी बटा होता है। तो अब ये सब क्षेत्र को बांटने का काम भी निर्वाचन आयोग, परिसीमन, ये सब निर्वाचन आयोग ही करता है। और यहाँ पे अब देख लीजिए कि निर्वाचन आयोग का काम 1972 के अधिनियम द्वारा प्रति 10 वर्ष पे होता है। तो ये जो परिसीमन होता है तो ये 10 वर्ष पे होता है। हर एक जनगणना के बाद इसको करने का प्रोविजन है। प्रत्येक जनगणना के बाद इसका परिसीमन करना होता है कॉन्स्टिट्यूएंसी, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का। तो जो निर्वाचन आयोग है वही एक आयोग का गठन करता है, तो वो जाके परिसीमन करता है लोग। मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा किया जाता है इनका गठन। तो अभी आप देख भी रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में परिसीमन नए सीधे से वहां पे कॉन्स्टिट्यूएंसी को डिसाइड कर रहा है। तो अब कितने सीटें किसको मिलेंगी ये परिसीमन ही तय करेगा वहां पे। तो अब इसमें हम देख लेते हैं जो ये आयोग गठन होता है परिसीमन आयोग, तो इसमें कौन कौन सदस्य होते हैं ये देख लेना यहाँ पे आपको जरूरी होगा। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के 2 सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं। तो इसमें जो 2 रिटायर्ड जज होंगे उसको इसमें रखा जाता है। और सहायता के लिए 2 से 7 के बीच में सदस्य भी रहते हैं इसमें इनके सहायता के लिए। और अब हम देख लेते हैं आगे कि सरकार को सुझाव देते हैं। ये जो परिसीमन आयोग होते हैं ये सरकार को सुझाव देते हैं, पर यह बाध्यकारी नहीं है कि जैसे ये मान लीजिए डिफाइन कर दिए कि किसी राज्य में 100 सीट होंगे, तो अब ये डिसाइड करके बोल दिए सरकार को, तो सरकार इस पे बाध्यकारी नहीं है कि 100 बोले हैं सीट तो वो 100 ही डिसाइड करेगी। सरकार अपने मन का भी कर सकती है उसमें कि 100 के जगह 80 सीट ही बनाएगी वहां पे। और ये जो परिसीमन होता है इसे कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि परिसीमन आयोग के जो भी सुझाव और निर्णय होते हैं वो लास्ट होते हैं, इसे कोर्ट में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता है। और सीट आरक्षित है अनुपात में
SC/ST के लिए लोकसभा प्लस राज्यसभा। तो ये यहाँ पे गलत है, यहाँ पे राज्यसभा में कोई आरक्षण नहीं। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि SC/ST को राज्यसभा में आरक्षण नहीं दिया गया है। तो अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं और आगे क्या क्या है इसमें। तो मूल संविधान में उपबंध प्रत्येक जनगणना पर, लेकिन 42वां संविधान जो 1976 था, तो इसमें 2026 तक इसको परिसीमन को सीमित कर दिया गया है। तो मूल संविधान में ऐसा प्रोविजन था कि जब भी जनगणना होगी तो उसके बाद परिसीमन करना होगा, लेकिन किया क्या गया कि 1976 में 42वां अमेंडमेंट के द्वारा 2026 तक परिसीमन को स्थगित कर दिया गया है। तो 2026 तक अब परिसीमन नहीं होगा, और इसको किया गया कि जनसंख्या जो कम करने में योगदान है उनको सपोर्ट किया जाए थोड़ा। तो अब मान लीजिए कि अब आपको पता है क्योंकि बहुत सारे स्टेट अभी हैं कि जनसंख्या अपना बढ़ा लिए हैं बहुत ज़्यादा, तो अब परिसीमन होगी तो उनको सीट ज़्यादा मिल जाएंगे, तो उनके प्रतिनिधित्व ज़्यादा हो जाएंगे संसद या फिर राज्यसभा में। तो इस वजह से इसको लिमिट किया गया है 2026 तक, ताकि जिस राज्य की जनसंख्या कम बढ़े हैं उसको भी उतना ही प्रतिनिधित्व मिल सके। तो इतने चीज़ें हम देख लिए। अब हम देखेंगे इसमें कि चुनाव आयोग की जो स्वतंत्रता है और कुछ दोष हैं, इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो आपको ये मेंस में क्वेश्चन आ सकता है और प्रीलिम्स में भी स्टेटमेंट बना के पूछा जा सकता है कि जो चुनाव आयोग है उनके स्वतंत्रता के लिए क्या प्रोविजन है और कुछ दोष हैं उसको आपको बताना होगा। तो अब इसमें निष्पक्ष के लिए आप ये बता सकते हैं कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनको पद से उसी रीति और उन्हीं आधार पे हटाया जा सकता है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो अब इनके रिमूवल का भी प्रोसेस सेम है, तो ये मैंने ऊपर भी आपको बताया था। तो ये प्रोसेस काफ़ी टफ है। तो रिमूवल का प्रोसेस आया है संसद में, लेकिन अभी तक एक बार भी पास नहीं हो सका है। तो इस बात से आप समझ सकते हैं कि कितना टफ प्रोविज़न है, और उसी प्रोविज़न से इनको भी हटाने का जो चुनाव आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उनको हटाने का प्रोविज़न है इसमें। तो आप उनको इतने आसानी से नहीं हटा सकते, तो इस वजह से भी इनके पद की स्वतंत्रता यहाँ पे है। और पद में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो इनके भी जो सैलरी अलाउंसेस वगैरह होते हैं तो वो संसद के चार्ज एक्सपेंडिचर में आते हैं, तो यहाँ पे इनके भी सैलरी वगैरह में कमी नहीं की जा सकती है। और तीसरा इसमें है कि अन्य निर्वाचन आयुक्त या फिर प्रादेशिक आयुक्त जो होते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त के सिफारिश पे ही हटाए जा सकते हैं। तो अब जो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और उससे भी नीचे के जो भी इनके हेल्प के लिए जो होते होंगे अधिकारी वगैरह, तो उनको हटाने का प्रोसेस क्या है कि आपको मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है उनसे सिफारिश करके ही आप हटा सकते हैं उनको। तो यहाँ पे टेन्योर उनका सिक्योर किया गया है। और अब हम देख लेते हैं इसमें कि कुछ दोष भी है इनके पद को लेके, तो ये चीज भी आप बता सकते हैं। उसमें सदस्यों की अर्हता नहीं है संविधान में। तो अब सदस्यों की जो क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो ये संविधान में दिया नहीं गया है। तो मेनली मैंने बताया कि IAS ऑफिसर को बैठाया जाता है इनके पद पे, लेकिन क्वालिफिकेशन इसमें बिल्कुल डिफाइन होना चाहिए था। तो अब मान लीजिए किसी को भी राष्ट्रपति बैठाते हैं तो उस पर कोई क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है, तो ये एक आलोचना की जाती है इसमें। और दूसरा है कि पदावधि इनकी कितनी है ये भी डिफाइन नहीं है, क्योंकि ये संविधान में उल्लेख नहीं है। ये कन्वेंशन एक फॉलो किया जाता है कि 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष तक इनको रखा जाता है, लेकिन संविधान में इनके पद के जो टेन्योर है इनको डिफाइन करना चाहिए था कि इतना वर्ष होना ही चाहिए और इससे पहले नहीं हटाया जा सकता। और सी इसमें तीसरा हम देख लेते हैं कि सेवानिवृत्ति के बाद दूसरी नियुक्तियों पे रोक नहीं लगाई गई है। तो बहुत सारे ऐसे पद हैं कि अगर आप रिटायर हो जाते हैं तो फिर आप कोई और पद नहीं ज्वाइन कर सकते, लेकिन इसमें ये प्रोविजन नहीं है। तो इसको आप रिटायरमेंट के बाद भी कोई भी पद ले सकते हैं, तो इनको बाद में लुभाया जा सकता है कोई और पद देके। तो पहले काम करा लो और बाद में इनको जब रिटायर हो जाए तो कोई पद दे दो दूसरा, तो इसमें लुभाने का प्रोसेस हो सकता है। और डी नंबर इसमें हम देख लेते हैं कि नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। तो राष्ट्रपति मैंने बताया भी है आपको कि COM के कहने पे काम करते हैं, तो ये भी क्रिटिसिज्म होता है कि तो इसमें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही इनको नियुक्त कर रही है, तो अब उनके बात मानेंगे ये, तो ये सब क्रिटिसिज्म किया जाता है। तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं, लेकिन बाद में आपको कंक्लूजन यही देना होगा कि जो हमारे निर्वाचन आयुक्त हैं वो बिल्कुल स्वतंत्र और निष्पक्ष हैं और वैसे ही हमारे देश का चुनाव होता है। तो अब हम देखते हैं आगे क्या प्रोविजन है हमारा। तो अब मैं बता दूं आपको कि जो संविधान बना था हमारा, तो उसमें बस निर्वाचन आयोग के बारे में बता दिया गया था और इलेक्शन प्रोसेस का थोड़ा मोड़ा डिफाइन कर दिया गया था। लेकिन अब इलेक्शन होगा कैसे, कौन से अधिकारी होंगे, कौन से अधिकारी कहाँ काम करेंगे, प्रोसेस क्या होगा, मतगणना कैसे होगी,
तो ये सब चीज़ें नहीं बताई गई थी बिल्कुल, कि मैंने आपको पहले भी बता दिया कि अब संविधान में सारी चीज़ों को नहीं लिखा जा सकता था, क्योंकि अगर उतनी चीज़ों को वो लिखते तो संविधान हमारा बहुत ही बड़ा हो जाता। तो इस वजह से बहुत सारे आर्टिकल लिख के छोड़ दिए गए कि जो हमारी संसद है वो कानून बना के आगे जो करना है वो कर। तो अब इलेक्शन कमीशन के बारे में बता दिया गया, लेकिन इलेक्शन कमीशन काम कैसे करेगी, हमारा जो वोटिंग प्रक्रिया है वो कैसे होगा, कौन से अधिकारी काम करेंगे, कौन से अधिकारी किस लेवल पे काम करेंगे, तो ये सब चीज़ें नहीं बताई गई थी। तो इस वजह से हुआ क्या कि संसद कानून पास की, उसके बाद जाके ये सब डिफाइन हो पाए। तो अब बहुत सारे एक्ट पास हुए हैं जिसे हम लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम बोलते हैं, जिसे आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट बोलते हैं, वो पास किया गया है। उसमें प्रावधान बताए गए हैं कि कैसे कैसे इलेक्शन वगैरह होंगे। तो वो अब हम देखेंगे इसमें कि चुनाव से संबंधित जो कानून है उसको मैं आपको बताऊंगा। तो निर्वाचन प्रक्रिया, इलेक्टोरल प्रोसेस के बारे में तो यहाँ पे लिखा गया है कि जैसे संविधान में प्रावधान नहीं था तो उससे सीमित प्रावधान बताया गया था, तो बस इलेक्शन कमीशन के बारे में और कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा बताया गया था। तो इस वजह से निर्वाचन आयोग की रूपरेखा ये सब बस बता के छोड़ दिया गया था। तो अब बाकी कैसे काम होंगे, तो उस वजह से पार्लियामेंट ने लॉ पास किया, उसी को आपको देखना है, उसी के थ्रू चुनाव होते हैं। तो पहला लॉ पार्लियामेंट ने पास किया लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 पास किया गया। वैसे ही आरपीए एक्ट 1951 भी पास किया गया, और राष्ट्रपति प्लस उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 पास किया गया। तो 1952 के अधिनियम द्वारा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो उसमें सारी प्रक्रिया बताई गई है कि कैसे कैसे उनका चुनाव होगा। ये सब चीज़ें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 में बताया गया, और परिसीमन अधिनियम 1972 बनाया गया है। तो ये मैंने ऊपर आपको बताया भी, तो उसके द्वारा परिसीमन कराई जाती है। और निर्वाचन प्रक्रिया अधिनियम 1961 भी है। तो अब इतने सारे हैं, तो अब इतने हम लॉ नहीं देखेंगे, इसमें मेनली हम दो लॉ को देखेंगे, आरपीए 1950 और आरपीए 1951। तो यही दो मेन लॉ हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊं। तो इसमें मैं आपको आरपीए 1 के बारे में बताऊंगा। तो आरपीए 1 था कि, तो जब हम आरपीए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, तो आरपीए जब 1950 को देखेंगे तो इसमें क्या प्रोविजन है तो आपको पता चलेगा कि उसके बाद हमें आरपीए 2 क्यों पास करनी पड़ी। तो इसमें हमने अपनाया है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव के लिए। तो मैंने जो फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम क्या होता है, तो ये हमने इसी लॉ के तहत अपनाया है, और ये इसके तहत हमारे लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव होते हैं। क्योंकि ये सब संविधान में लिखा नहीं गया था कि कैसे चुनाव होंगे, कौन सा प्रणाली आप अपना रहे हैं, तो ये सब अब लॉ पास करना पड़ा तब जाके हम अपनाए हैं ये। और दूसरा इसमें प्रोविजन है कि एक चुनाव क्षेत्र मतलब एक कॉन्स्टिट्यूएंसी जो होती है उससे एक सदस्य ही आएंगे। तो पहले जो ब्रिटिश करते थे तो एक जो क्षेत्र होते थे, मान लीजिए जो एक लोकसभा सदस्य हैं, तो उससे हर एक समुदाय के लोगों को वो सीट दे रखे थे। तो मुस्लिम अलग चुन के आते थे, वहीं से हिंदू अलग चुन के आते थे, सिख अलग चुन के आते थे। तो हमने इसे प्रतिबंधित कर दिया, और एक जो अब कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां से एक ही सदस्य चुन के आएंगे। तो ये सब चीजें तो मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री का पार्ट है। तो जब ये मैं आपको मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो आप देखिएगा कि कैसे हम बिल्कुल क्लियरिफिकेशन मैं दूंगा आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं होगी उसमें। तो जो भी सब्जेक्ट यहाँ पे कंप्लीट होंगी आप देखिएगा कि आपको बाकी किसी भी चैनल पे जाके देख लीजिएगा, इतना कॉम्प्रिहेंसिव आपको नहीं पढ़ाया जाएगा और इतना सटीक नोट्स नहीं दिया जाएगा। तो नोट्स में मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ कि एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएंगे आप। तो एक सदस्य एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से आएंगे, और चुनाव को समापन कराने वाली संस्था बनाई गई थी, और इसी में चुनाव को संपन्न कराने वाली संस्था भी बनाई गई थी। तो अब मान लीजिए कि ये तो अब बोल दिए कि चुनाव होगा, तो चुनाव कौन कराएगा ये सब पूरे इलेक्शन कमीशन जो है वो तो पूरे देश में इलेक्शन नहीं करा सकते। उसके लिए आपको अधिकारी चाहिए, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में अधिकारी चाहिए आपको, उससे ऊपर राज्य में अधिकारी चाहिए, उसके नीचे भी मंडल पे अधिकारी चाहिए, बहुत सारे अधिकारी चाहिए। तो ये सब चीज़ें यहाँ से डिफाइन की गई कि कैसे यहाँ पे चुनाव होगा और कितने सीटें होंगी, जिला अधिकारी, मतदाता सूची तैयार की गई, ये सब इसी एक्ट के तहत किया गया है। यहाँ पे सीट वगैरह निर्धारित किया गया। तो अब हम देख लेते हैं कि दूसरा जो हमारा लॉ है आरपीए 1951 का, तो यह विस्तृत लॉ है, इसको और एक्सपोज किया गया है। तो यह बहुत विस्तृत लॉ है। तो इसमें
अब जो आरपीए 1950 में नहीं हो पाया था उसको और सारी चीजें इसमें की गई। तो अब देख लीजिए इसमें कि क्या क्या किया गया तो आपको पता चल जाएगा। तो निर्वाचन संबंधित जो विवाद थे इसको निपटारा करने का इसमें प्रोविजन किया गया। तो अब मान लीजिए जो चुनाव होगा तो उसमें कुछ विवाद भी हो सकते हैं, तो अब विवाद होने का भी इसमें लॉ में प्रोविजन किया गया कि अगर विवाद हो जाते हैं चुनाव में तो उसको कैसे निपटाया जाएगा। और चुनाव खर्च, मतगणना प्रक्रिया चुनाव की, तो ये सब यहाँ पे डिफाइन किया गया कि चुनाव में खर्च कितना हो सकता है, मतगणना कैसे होगी चुनाव की, ये सब यहाँ पे बताया गया। और तीसरा इसमें कहा गया कि निर्वाचन आयोग की शक्तियाँ इसमें डिफाइन की गई कि आखिर में निर्वाचन आयोग की क्या क्या शक्तियाँ हैं। तो जो ऊपर उतने शक्तियों आप पढ़े थे तो उसमें ये सब इसी के तहत डिसाइड किया गया है। और चौथा इसमें क्या प्रोविजन किया गया कि कौन वोट और कौन वोटर नहीं है, ये सब भी डिफाइन किया गया कि कौन वोट कर सकता है, कौन नहीं वोट कर सकता है। और यहीं से आपको अधिकार मिलता है, वोट देने का अधिकार जो है आपको इसी लॉ के तहत मिलता है। और इसी में सदस्य की योग्यता के बारे में भी बताया गया कि सदस्य की योग्यता क्या होगी जो चुनाव लड़ेंगे। तो ये सारी चीजें इसमें डिफाइन की गई। वोटर प्लस सदस्य लड़ने वाले दोनों का बताया गया कि कौन वोट कर सकते हैं और कौन इलेक्शन लड़ सकते हैं, ये दोनों चीजें यहाँ पे बताई गई। और वोटर लिस्ट के बारे में भी यहाँ पे प्रोविजन किया गया और कैसे चुनाव होंगे, रिजल्ट आदि कैसे डिक्लेयर होंगे, ये सारी चीजें आरपीए एक्ट 1951 में डिफाइन किया गया है। तो हम इतने चीजों को देख लिए यहाँ। तो अब हम चलेंगे अपने अगले, तो अब हम देखेंगे कि हमें अगला क्या देखना है। तो अब हम देखेंगे कि जो इतने लॉ पास हो गए, तो अब लॉ में बताया गया कि कैसे कैसे चुनाव प्रक्रिया है और कौन से अधिकारी होंगे और कौन कैसे कंट्रोल करेगा। तो अब हम अधिकारियों के बारे में देखेंगे कि आखिर में स्ट्रक्चर क्या है हमारे देश के चुनाव के और कौन से अधिकारी किस लेवल पे काम करते हैं, तो ये मैं आपको बताऊंगा। तो ये रहा अब हमारा अगला टॉपिक की अब हम देखेंगे इसमें चुनाव तंत्र के बारे में और ये अधिकारी कौन कौन से हैं हमारे चुनाव को संपन्न कराने वाले, ये अब देखेंगे इसमें कि कैसे आखिर में पूरा प्रोसेस क्या है देश में चुनाव का। तो अब इसमें मैं आपको दो पार्ट में बताऊंगा मैं आपको। पहला तो आ जाएगा कि जो सीनियर अधिकारी होते हैं तो उसको हम अलग एक पार्ट में देखेंगे और उनके अधिकारी होते हैं अब उनके मदद के लिए जो होते हैं उन अधिकारी को हम एक पार्ट में देखेंगे। तो दो पार्ट में हम इसको देखेंगे। तो दो पार्ट में आपको यहाँ पे दिखा दूँ ओवरव्यू कि ऐसा पार्ट है। तो पहले पार्ट में तो हम देखेंगे कि अब इलेक्शन जो कमीशन है तो अब वही पूरे काम को संचालन अकेले थोड़े ही कर सकते हैं, उनके लिए बहुत सारे अधिकारी दिए गए हैं इस काम को संपन्न कराने के लिए। तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होते हैं तो वो सबसे ऊपर होते हैं और उसके बाद स्टेट लेवल पे भी उनको निर्वाचन अधिकारी दिए जाते हैं, तो उन्हें हम चीफ इलेक्शन ऑफिसर बोलते हैं। और उसके नीचे भी हमने ऑफिसर रखा है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो उसे हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर बोलते हैं उसको। और उसके बाद है कि चुनाव अधिकारी हैं, जबकि चुनाव होता है तो ये काम करते हैं, तो जिसमें हम रिटर्निंग ऑफिसर बोलते हैं। तो आप नाम भी बहुत सुने होंगे चुनाव अधिकारी का। और दूसरा होते हैं इसमें चुनाव निबंधन अधिकारी, जिसे आप इलेक्शन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर बोलते हैं ERO। और नीचे होते हैं सबसे पीठासीन अधिकारी, जिसे प्रेजाइडिंग ऑफिसर आप बोलते हैं। तो ये ऑफिसर होते हैं जब चुनाव होता है तो ये काम करते हैं और ये तो हमेशा के लिए ही रहते हैं। तो अब हम ऊपर से देख लेते हैं तब जाके आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अब देखिए कि सबसे ऊपर कौन होते हैं, निर्वाचन आयोग, जिसे हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोलते हैं। उसमें मैंने आपको बताया कि 3 सदस्य होते हैं, तो ये 3 सदस्य बना दिया गया था 1993 में। और इनका काम होता है कि लोकसभा, स्टेट असेंबली, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव ये कराते हैं। और अधीक्षक, सुपरिटेंडेंस प्लस नियंत्रण का अधिकार है। तो अब इन सब से विवाद का भी निपटारा ये सब देख लेते हैं थोड़ा। और ये सब चीजें मतलब नियंत्रण कैसे होगा, कैसे चुनाव होगा, सारा अधिकार इनके पास ही है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के। तो अब देख लीजिए इनके नीचे जो ऑफिसर होते हैं, तो अब ये नहीं है कि ये ही जो इलेक्शन कमीशन है ये पूरे देश का चुनाव अकेले करा सकते हैं। तो अब इनके नीचे भी अधिकारी होते हैं जिसे हम मुख्य निर्वाचन ऑफिसर बोलते हैं, जिसे आप चीफ इलेक्शन ऑफिसर बोलते हैं। तो ये होते हैं स्टेट लेवल पे। अब हर एक स्टेट लेवल पे ये होंगे और इनको जो नियंत्रण का काम है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। और इसमें कौन कौन होता है कि राज्य संघीय क्षेत्र के मुख्य चुनाव अधिकारी इनको बोला जाता है, आप ये समझ लीजिए। तो ये हर एक राज्य क्षेत्र में एक ये ऑफिसर होते हैं और क्षेत्र में चुनाव कार्यों का पर्यवेक्षण यही करते हैं। तो अब जो स्टेट लेवल पे काम होगा तो पूरा जो इलेक्शन कमीशन है वो तो सबसे ऊपर देखेगी, कार्य वगैरह का जो भी है वो बनाएगी प्लान।
और इसको इम्प्लीमेंट करने में ये सब अधिकारी उनकी मदद करते हैं। और जो इलेक्शन कमीशन है संघ या फिर राज्य के जो भी अधिकारी हैं उसको नियुक्त करती है परामर्श से यहाँ पे सरकार इस पद पे। और इसके नीचे जो होते हैं ये होते हैं कि जिला निर्वाचन अधिकारी, जिसे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर हम बोलते हैं। तो ये जिले में देखभाल करते हैं चुनावों का। और राज्य का कोई अधिकारी नियुक्त हो सकता है इस पे, तो राज्य के जो सरकार है उससे सलाह करके यहाँ पे कोई भी राज्य के अधिकारी को नियुक्त किया जाता है। और इनको कंट्रोल करेंगे CEO, जिसे आप चीफ इलेक्शन ऑफिसर बोलते हैं, वो कंट्रोल करेंगे DEO, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर को। तो ये सब आप नाम बहुत सुनते होंगे और आपको समझ नहीं आता होगा, ये मुझे पता है। तो अब आप यहाँ से समझ सकते हैं कि कौन सा अधिकारी किस लेवल का होता है और कैसे काम संपन्न कराता है। तो अभी आपको और क्लियरिफिकेशन होगा जब हम नीचे के अधिकारी को देखेंगे। तो अब आप इन अधिकारियों को देख लीजिए। ये जब इलेक्शन होता है तब काम में मदद करते हैं उन लोगों की। तो ये है पहला जो इसमें है कि चुनाव अधिकारी, जिसे हम बोलते हैं रिटर्निंग ऑफिसर। तो इसके बारे में आप समझ लीजिए, रिटर्निंग ऑफिसर किसे बोला जाता है, ये भी आप नाम सुने होंगे हो सके तो। संसदीय क्षेत्र और राज्य विधानसभा चुनाव कार्यों का संचालन करते हैं। तो बहुत सारे अधिकारियों की जरूरत पड़ती है। एक तो देखभाल करते हैं और दूसरा उसको संपन्न कराने तो वहीं पे रह के काम कराना पड़ता है कुछ अधिकारियों को। तो इन सब के लिए बहुत सारे अधिकारियों की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे। तो ये प्रोविज़न ये सब किया गया है और इलेक्शन कमीशन द्वारा नामित किया जाता है इनको। संसदीय और विधानसभा क्षेत्र में एक एक होते हैं ये ऑफिसर। तो हर एक जो संसदीय क्षेत्र होंगे उसमें एक ये ऑफिसर होंगे, आपको रिटर्निंग ऑफिसर मिल जाएंगे। और विधानसभा क्षेत्र में भी एक रिटर्निंग ऑफिसर आपको मिल जाएंगे। और प्लस ये इनके सहायता के लिए चुनाव अधिकारी भी होते हैं। तो अब ऐसा है कि बहुत सारे चुनाव में अधिकारी नहीं मतलब लोगों की ज़रूरत होती है। तो अब इनके भी हेल्प के लिए और भी अधिकारी की सहायता दी जाती है इनको। और इनके नीचे जो होते हैं ये होते हैं चुनाव निबंधन अधिकारी बोलते हैं इन्हें, इलेक्शन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर बोलते हैं। तो ये उनसे नीचे होंगे कार्य संचालन के लिए। तो संसदीय चुनाव क्षेत्र में मतदाता सूची यही तैयार करते हैं। समझ लीजिए कि मतदाता सूची जो संसदीय क्षेत्र में इन्हीं के द्वारा तैयार किया जाता है। तो बहुत सारे काम होते हैं मतदाता सूची वगैरह, तो ये सब भी काम में ये लोग मदद करते हैं। तो मतदाता सूची ये तैयार करते हैं और इलेक्शन कमीशन द्वारा किसी अधिकारी को नियुक्त की जा सकती है। सहायक अधिकारी भी इसमें होते हैं इनके सहायता के लिए। और इनके नीचे होते हैं पीठासीन अधिकारी, हम बोलते हैं इन्हें, प्रेजाइडिंग ऑफिसर। तो मतदान अधिकारियों के मदद मतदान कार्यों को संपन्न कराते हैं। तो अब जो मतदान अधिकारी ये सब होते हैं तो इनके मदद से जो मतदान के कार्य हैं लोकल लेवल पे ये ही संपन्न कराते हैं। और जिला जो DEO होते हैं, मैंने ऊपर जो बताया आपको, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर द्वारा पीठासीन प्लस मतदान अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। तो वो अधिकारी इन लोगों की नियुक्ति करते हैं। DEO जो होते हैं इन अधिकारियों की पीठासीन अधिकारी जो कि लोकल लेवल पे चुनाव को संपन्न कराते हैं। तो लोकसभा चुनाव में DM DC जो होते हैं रिटर्निंग ऑफिसर का काम करते हैं। तो जो मैंने यहाँ पे आपको बताया चुनाव अधिकारी रिटर्निंग ऑफिसर, तो जो DM और DC होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसे हम बोलते हैं, वो रिटर्निंग ऑफिसर का काम करते हैं चुनाव में। तो अब डिस्ट्रिक्ट में देखते हैं कि इन लोगों को कितना पावर रहता है इलेक्शन जब होता है, तो यही रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, आप ये समझ लीजिए यहाँ पे। और दूसरा यहाँ पे आप देख लीजिए कि और जो विधानसभा में रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं वो SDM होते हैं। और जो विधानसभा का नामांकन होगा वो इनके पास होगा और लोकसभा का नामांकन जो होता है वो DM के पास होता है। तो रिटर्निंग ऑफिसर के पास होता है, आप ये पता ही होगा। और विधानसभा में SDM के पास होगा। तो सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलते हैं इनको। और ये मना भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर कोई जाता है वहाँ पे नामांकन करने तो ये इसको मना भी कर सकते हैं और रीजन बताना होगा कि आप क्यों मना कर रहे हैं। रिजल्ट भी यही देते हैं। तो जो DC SDM वगैरह होते हैं तो रिजल्ट भी इलेक्शन का यही लोग देते हैं। तो आपको अधिकारी के बारे में ये इतना देख के जानकारी हो गई होगी। तो अब हम देखेंगे इसमें कुछ छोटे छोटे टर्म होते हैं और मैं आपको RPA जो एक्ट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1996 का भी एक बताऊंगा। तो जो लालू यादव को सजा हुई थी और जिस वजह से उनको 6 साल चुनाव लड़ने के लिए बैंड कर दिया गया था, तो उस बारे में उस लॉ से वहाँ पे डिफाइन होता है। तो वो भी आप लोगों को जान लेना जरूरी होगा क्योंकि ये हमेशा मुद्दे में रहता है। क्योंकि बहुत सारे जो नेता होते हैं उनको सजा हो जाती है जिस वजह से वो इलेक्शन नहीं लड़ पाते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके लिए। तो पहले हम कुछ छोटे छोटे टर्म हैं उनको देखेंगे, उसके बाद हम
ये लॉ पे आएंगे। तो अब पहला इसमें जो टर्म है वो है प्रॉक्सी वोटिंग, हम जिसे बोलते हैं प्रॉक्सी वोट। तो इसमें होता क्या है, प्रॉक्सी वोट में किसी के आधार पे मत देने का इसमें प्रोविजन होता है। तो अब मान लीजिए जैसे कि कोई व्यक्ति है वो बहुत दूर रहता है और चुनाव वहां पे हो रहे हैं और वो नहीं आ सकता है घर पे, तो उसके बिहाफ पे प्रॉक्सी वोटिंग कर दी जाती है और घर वाले कर सकते हैं उसके नाम पे। तो अब मान लीजिए कोई सेना है और वो सियाचिन ग्लेशियर में है, तो अब वो इलेक्शन के लिए आपके नहीं आ सकता घर पे। तो इस वजह से इसमें है कि जो उसके फैमिली मेंबर है उसके बिहाफ पे वोट कर सकते हैं उसके लिए। और दूसरा इसमें आप जान लीजिए कि एक होता है नकारात्मक मत का अधिकार, जिसे हम नोटा जिसे आप बोलते हैं। तो नोटा का फुल फॉर्म होता है कि नॉन ऑफ द एबव, तो इसे हम नोटा बोल देते हैं। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं कि आखिर में नोटा होता क्या है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के 2013 के फैसले से अधिकार मिल गया लोगों को। तो ये आर्टिकल 19(1) क के तहत है। तो अब मैंने बताया भी कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला अपने आप में लॉ होता है, तो उसके तहत आपको ये अधिकार मिले। तो इसमें होता क्या है, अब ये समझ लेना आपको यहाँ पे जरूरी होगा। तो अब मान लीजिए जो उम्मीदवार ए है और उम्मीदवार बी है और वोटर है, इसमें मान लीजिए जो क वोटर है, ख वोटर है, ग वोटर है और घ वोटर है, 4 वोटर है और उम्मीदवार मान लीजिए यहाँ पे 2 है। तो ये समझाने के लिए मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है। तो क ने वोट किया ए को, तो उन्हें 1 वोट मिल गया और ग ने भी उनको 1 वोट किया, तो ए को टोटल वोट मिल गया यहाँ पे 2। अब आइए बी पे हम देखते हैं। बी को ख ने वोट किया 1 वोट और घ ने है इनको 1 वोट दिया, लेकिन नॉन ऑफ द एबव पर उन्होंने दे दिया, तो उनको किसी को वोट देने का मन नहीं है, तो उनका वोट हो गया यहाँ पे 1। तो ये वोट काउंटिंग नहीं होगा, यहाँ पे 0 नहीं, ये 1 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये यहाँ पे मानिए कि जो ये प्रोविजन है, तो ये किसी को वोट नहीं देना अपना वोट खराब करने जैसा ही है। तो आप किसी को वोट ही नहीं दे रहे हैं, इस पर नॉन ऑफ द एबव पर दे रहे हैं, तो ये वोट आपका खराब ही माना जाएगा। अब हम आगे देख लेते हैं अपना वापस बुलाने का एक अधिकार होता है, जिसे आप राइट टू रिकॉल बोलते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि आखिर में राइट टू रिकॉल क्या होता है। तो ये सब चीज़ें आपको जाननी जरूरी है, क्योंकि ये सब आप सजेशन में लिख सकते हैं और इससे क्वेश्चन भी आ सकते हैं आप। तो राइट टू रिकॉल में होता है कि कार्यकाल से पहले निष्कासित कर देने का अधिकार होता है। तो अब जैसे कि मान लीजिए पूरे टर्म जो होते हैं ये 5 साल के होते हैं, लेकिन अगर किसी प्रत्याशी को मंजूर नहीं है तो इनको 2.5 साल में भी बुलाया जा सकता है कि अब आपको 2.5 साल ही काम करना है और 2.5 साल के बाद आप पद पे नहीं रह सकते हैं। मतलब जब भी वहाँ की जनता को सेटिस्फेक्शन हो जाए कि ये हमारे लीडर रहने के काबिल नहीं है, तो राइट टू रिकॉल मतलब इनको फिर से बुलाया जाएगा, दूसरे लोग वहाँ पे चुन के जाएंगे, तो फिर से इलेक्शन होता है उस वहाँ। तो ये आपने इतना देख लिया। अब हम एक लॉ देखेंगे यहाँ पे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1996 का, कि इसमें क्या क्या प्रोविजन है। तो ये भी लॉ बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों के लिए। तो इस लॉ में है क्या, जल्दी जल्दी हम देख लेते हैं अपना टॉपिक को। राष्ट्रीय गौरव का अनादर करने पर अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। और राष्ट्रीय गौरव अपमान निरोध अधिनियम 1971 में झंडे, सविभाव, राष्ट्रगान। तो अब जैसे राष्ट्रीय गौरव के हमारे जो भी चीज़ है, अगर के उसका आप अनादर करते हैं तो आपको निरोध अधिनियम 1971 के द्वारा लिंक करके आपको अयोग्य घोषित किया जा सकता है चुनाव लड़ने से। और इसमें है 6 वर्ष के लिए लोकसभा प्लस राज्य विधानसभा चुनाव नहीं। अगर आपको इसके तहत सजा हो गई तो आप 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो इसी वजह से जो लालू यादव को सजा हो गई है एक बार, तो वो इलेक्शन नहीं लड़ पा रहे हैं अब। मतलब वो 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, लोकसभा और राज्य विधानसभा का चुनाव। और दूसरा इसमें प्रोविजन किया गया कि शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है इसके तहत। तो 48 घंटे मतदान खत्म के पहले प्लस बांटा भी नहीं जा सकता है कोई नशीला सामान। तो अब मान लीजिए कि जो इलेक्शन होने वाले हैं, अगर वहाँ पे आप नशीले जो शराब आदि जो भी नशीली चीज़ है वहाँ पे बांटेंगे, तो वहाँ पे लोगों को लुभाया जा सकता है ये सब चीज़ें देके। और ये सब चीज़ें तो चलती ही हैं। आप देखते हैं कि इलेक्शन में बहुत सारे शराब वगैरह बांटे जाते हैं उसमें, और उनसे वोट लिए जाते हैं इसके तहत। तो इन सब पे इस लॉ के तहत प्रतिबंध लगाया गया है कि 48 घंटा पहले से वहाँ पे ये सब चीज़ें बंद हो जानी चाहिए इलेक्शन के। और इसमें जो तीसरा प्रोविज़न है, तो 10 वोटर के हस्ताक्षर मतलब सिग्नेचर से उम्मीदवार जब किसी पार्टी से चुनाव ना लड़े तो जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार होते हैं जो कि किसी पार्टी के तहत नहीं लड़ते हैं, अपने दम पे लड़ते हैं, जिसे आप निर्दलीय भी बोलते हैं, तो उसको अगर लड़ना है तो 10 वोटर से हस्ताक्षर होना चाहिए
कि हाँ ये जो उम्मीदवार हैं ये चुनाव लड़ रहे हैं, तब जाके वो खड़े हो सकते हैं इलेक्शन में। और चौथा है कि संसद या फिर स्टेट असेंबली जो होती है, राज्य विधानसभा के सदस्य का सीट खाली हो जाता है तो 6 महीने के अंदर में उपचुनाव कराना होता है। तो उपचुनाव मतलब समझ लीजिए कि जैसे कि अब एक बार चुनाव हो गया तो अब ऐसा नहीं है कि कुछ मेंबर उसमें डेथ हो जाती है या फिर कुछ मेंबर रेजिग्नेशन दे देते हैं, चाहे कुछ और भी प्रोसेस से सीट खाली हो जाती है तो अब वहाँ पे उपचुनाव कराया जाता है। तो आप हमेशा उपचुनाव के बारे में सुनते भी होंगे, तो इसी को उपचुनाव बोला जाता है जब ये सब सीटें खाली हो जाती हैं। तो ये 6 महीने में कराना ही होगा, इसमें ये बोला गया है। और 1 साल से कम अवधि का समय बचा हो तो नहीं कराया जा सकता है। तो अब मान लीजिए कि 5 साल का टर्म पूरा होने वाला है, तो 4 साल टर्म तो पूरा हो गया, 1 साल और बचा है, तो वहाँ पे उपचुनाव कराने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1 साल बाद तो चुनाव होगा ही फिर से। और दूसरा इसमें कंडीशन है कि अगर सरकार, जो केंद्र सरकार बोल दे कि उपचुनाव कराना कठिन है तो भी यहाँ पे चुनाव नहीं होगी जो उपचुनाव है, ये है यहाँ पे इस लॉ में। और 5वां हम देख लेते हैं कि मतदान के दिन कर्मचारियों को अवकाश देना होगा। अवकाश मतलब छुट्टी देनी होगी। तो जिस दिन भी इलेक्शन होगा तो जितने भी ऑफिस हैं या फिर प्राइवेट हो सरकारी हो, तो उस दिन उसमें छुट्टी होनी चाहिए उनके वोट देने के लिए, क्योंकि लोकतंत्र बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। और लोकतंत्र तभी हो पाएगा, ट्रू लोकतंत्र, जब हम वोट कर पाएंगे। तो इस वजह से जितने भी कर्मचारी वगैरह हैं तो उनको वहाँ पे छुट्टी देना कंपलसरी है। और छठा इसमें है कि 2 से अधिक चुनाव क्षेत्रों से चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया है, लोकसभा और स्टेट असेंबली में, प्लस राज्यसभा और स्टेट काउंसिल में। तो ये पहले था कि एक कैंडिडेट कहीं से चुनाव लड़ सकते थे और कितने भी चुनाव क्षेत्र से वो चुनाव लड़ सकते थे। तो एक उम्मीदवार थे जो एक ही बार 5 जगह से चुनाव जीत चुके थे। तो इस वजह से वहाँ पे अब सोचा गया कि ये गलत है, क्योंकि अब वो 5 जगह का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाएंगे। इस वजह से कि कोई भी मेंबर है तो 1-2 जगह से प्रतिनिधित्व कर सकता है, लेकिन इतने जगह से प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता, 10 जगह 5 जगह से। तो इस वजह से इस पे बैन लगाया गया। तो 2 चुनाव क्षेत्र से ज़्यादा कोई चुनाव नहीं लड़ सकता। तो अभी राहुल गांधी जो लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे तो वो 2 जगह से भी लड़ रहे थे, आप उसमें देखे ही हैं। और हथियार पर रोक लगाया गया है इसमें, मतदाता केंद्र के आसपास हथियार नहीं ले जा सकते जो उम्मीदवार वगैरह हैं। तो ये सब किया गया है ताकि इंडिपेंडेंट चुनाव हो सके। ये सब प्रोविज़न इसी वजह से है और हमारे चुनाव प्रणाली को अच्छा किया जा सके। और अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं यहाँ पे। तो इतने चीज़ों को हमने देख लिया। अब हम आगे एक और टॉपिक देख लेते हैं, उसके बाद हम अपने अगले वीडियो में बाकी चीज़ों को देखेंगे, क्योंकि बहुत ही बड़ा लेक्चर होते जा रहा है। इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसके बाद वाले लेक्चर में ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगी हमारी। उसके बाद हम देखेंगे अपना जो लोकल गवर्नमेंट है उसके बारे में मैं आपको बताऊँ। तो इसमें ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेके हम देखेंगे कि इसके लाभ क्या हैं, क्योंकि इसको लेके हमेशा न्यूज में और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी इल्जाम लगाते रहती हैं कि ये निष्पक्ष चुनाव नहीं होने देता है और सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अपने फेवर में यूज करती है। तो यहाँ पे इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और कल हमारे मेन से रिलेटेड जो भी ये राजनीति का प्राधिकरण ये सब चीज़ें हैं, तो ये सब चीज़ें मैं अगले वीडियो में आपको दे दूंगा। तो अब हम इसके मेनली लाभ देख लेंगे। तो क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो इसमें पूछा जाएगा कि ये यूज हो सकता है कि नहीं और इसके यूज के फायदे क्या हैं, तो वैसे ही क्वेश्चन आएंगे। तो कुछ पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक जो मशीन होती है मतदान केंद्र पे कब्जा और मतदान में धांधली को रोकती है। तो ये सब चीज़ें तो आप लोगों को वैसे ही पता होगी कि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का क्या फ़ायदा हो सकता है यूज करने पे। तो मतदान केंद्र पे कब्जा से ये रोक सकती है। ये मशीन आप कब्जा भी करके इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये फ़ायदा हो जाता है यहाँ पे कि अगर आप कब्जा भी कर लिए मतदाता केंद्र पे, वहाँ पे आप कब्जा करके इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं मशीन में। और दूसरा है कि यह अवैध मतों घटना को समाप्त करती है। तो पहले बहुत सारे अवैध मत पड़ते थे, तो जो वॉलेट से वोटिंग होती थी तो उसमें बहुत सारे अवैध मत पड़ जाते थे। तो इसमें अवैध का कोई प्रोविज़न नहीं है। और तीसरा है कि समय कम तो कम मतदाता केंद्र की ज़रूरत है। तो अब समय बहुत ही कम हो गया है, क्योंकि वहाँ पे जाइए आप एक बार में वोट दे सकते हैं। वहाँ पे आपको बस क्लिक करना है। तो वहाँ पे जो वॉलेट से होता था तो वो उसमें बहुत टाइम लगती थी और मतदाता केंद्र की भी बहुत ज़रूरत होती थी। तो ये सब चीज़ें कम हो गई हैं इसके वजह से। और चौथा है इसमें कि निर्वाचन अधिकारियों की ज़रूरत भी कम हो गई है और खर्च भी कम हो गया। तो अब अधिकारी भी कम लगेंगे और जल्दी भी इलेक्शन हो जाता है मशीन से। तो मशीन के ये सब इलेक्ट्रॉनिक चीज़ के फ़ायदे हैं। उसमें आप एक ही बार अगर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के फ़ायदे पढ़ लेंगे तो वो सब आप
थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके हर एक क्वेश्चन में उसको लिख सकते हैं। तो इस वजह से भी खर्च भी बढ़ गया है। अधिकारी जब कम ज़रूरत होगी तो खर्च भी कम लगेगी, और जब कम समय लगेगा तब भी खर्च कम लगेगा। तो ये सब इसके फायदे हैं, और इसे अनेक बार प्रयोग किया जा सकता है। तो अब जैसे मान लीजिए कि रीकाउंटिंग करना है, तो अब इसको फट से आप इसका उपयोग करके रीकाउंटिंग भी कर सकते हैं जल्दी से। तो आपको रीकाउंटिंग में भी कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, रीकाउंटिंग भी आप जल्दी से जल्दी कर सकते हैं इसमें। तो इतने फायदे हैं इसके। तो अब जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो बोलती हैं तो वो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि जहाँ पे उनकी सरकार बनती है वहाँ पे तो वो कुछ नहीं बोलते, और जब वो हार जाते हैं तो वहाँ पे बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में गड़बड़ है। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अब मैंने ऊपर बता भी दिया है कि बहुत सारी पार्टियां जो जीत जाती हैं स्टेट में तो कुछ नहीं बोलती, और जब हार जाती हैं तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन में गड़बड़ है ऐसा बोला जाता है। तो हमने इतने टॉपिकों को यहाँ पे देख लिया, और मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें बता दी, बहुत अच्छे से बता दी। अब हम अगला जो टॉपिक होगा हमारा, तो उसमें हम बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे। तो उसमें हम देखेंगे कि राजनीति का जो अपराधीकरण बढ़ते जा रहा है ये हम देखेंगे, उसके प्रभाव क्या है, कारण क्या है, और उसके बाद हम देखेंगे कि राजनीति में युवा क्यों नहीं है। तो बिना युवा के आए राजनीति में देश को बहुत ही नुकसान होता है, तो वो भी हम देखेंगे, और वहाँ पे कुछ सजेशन भी हम देंगे कि हमारे युवा भाई लोग राजनीति में आए। और एक राष्ट्र एक चुनाव, उसमें हम देखेंगे 1 नेशन 1 इलेक्शन के बारे में भी आगे, और उसमें हम सुझाव भी देंगे कुछ, और 1 नेशन 1 इलेक्शन हो सकता है कि नहीं ये भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद हम देखेंगे कि चुनाव में जो वित्त पोषण होती है, पैसा जिसमें यूज किया जाता है, तो उसके क्या फायदे हैं, और उसमें बोला जाता है कि राज्य द्वारा चुनाव में पैसा दिया जाए, तो वो भी मुद्दा हम देखेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि जनता को आखिर में क्या क्या प्रभावित करती है इलेक्शन में, तो वो भी टॉपिक हम उसमें देख लेंगे आगे। और उसी में आपको मैं बताऊंगा कि हमारे चुनाव में आखिर में समस्या क्या है, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद हम चुनाव से रिलेटेड समितियां देख, तो चुनाव से रिलेटेड 2 समितियां बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो उसमें हम दिनेश गोस्वामी समिति देखेंगे जो 1990 में गठित हुई थी, और उसके बाद हम इंद्रजीत गुप्ता समिति भी देखेंगे जो कि 1998 में गठित हुई थी। और उसके बाद थोड़ा सा हम देख लेंगे कि चुनाव आयोग ने 2016 में सुझाव दिए हैं चुनाव प्रक्रिया को सही करने के लिए, तो वो देख लेंगे। उसके बाद ये हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद स्थानीय शासन, पंचायती राज्य सिस्टम के बारे में हम लोकल गवर्नमेंट देखेंगे। उसके बाद नगर निगम, ये सब देखेंगे। तो बहुत अच्छे से मैं आपको एक चीज़ें नहीं छोड़ रहा। तो इतनी कम समय में इतनी चीज़ें कोई नहीं देता यूट्यूब पे। तो आप लोग गाइज बस भरोसा करके देखें मेरे पे, आपसे हर एक क्वेश्चन बनेंगे, प्रीलिम्स और मेंस दोनों, और आपको कुछ सोचने की जरूरत। ओके गाइज, हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, और इतना टॉपिक जो मैंने बताया ये मैं समाप्त करूँगा। ओके गाइज।